ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर फॉलो करें। रहस्यमयी आंखों वाली मलिका नाज के बीच में आने और वैद्य नजूमी के धमकी देने की वजह से वहां से चली गई थी। नाज के जाते ही अपनी आंखों के सामने एक ही पल में कई योद्धाओं को बेरहमी से मिट्टी का बुत बने देख विद्युत ने धीमी आवाज में कहा, ये लड़की तो चलती फिरती खूबसूरत मौत के समान है। अच्छा हुआ नाज ने समय पर मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं हमेशा के लिए मिट्टी के बुत में बदल जाता। ऐसा कहते हुए विद्युत की नजर आसपास मिट्टी के बुत बने बहुत से जादुई जानवरों पर थी, जो उस मलिका की सुंदरता में इस कदर खो गए थे कि ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। एक और जहां विद्युत की आत्मा उस मंजर के बारे में सोचकर ही खौफ से कांप गई थी, वहीं दूसरी ओर उन सभी जादुई शक्ति वाले जानवर जिनके साथियों को पलक झपकते ही बुत में बदल दिया गया था, वो नाराज नजरों से मलिका को देख रहे थे, जो अब अपने आलीशान तंबू में बैठी ट्रेनिंग कर रही थी। इस अचानक हुए कुछ पल के मुकाबले ने सभी को एहसास करा दिया कि उस पहाड़ी पर तंबू जिन इंसानी लोगों के लिए लगाए गए हैं, वो कोई मामूली शक्तियों वाले लोग नहीं हैं। ऐसे में वो सभी लोग जो उन पर हमला कर उनसे खजाने को हासिल करने की सोच रहे थे, चुपचाप इधर उधर देखने लगे। वहीं दूसरी ओर विद्युत के चेहरे की परेशानी और खामोशी देख वैद्य नजूमी ने गंभीर भाव से कहा, विद्युत, तुम ठीक तो हो? बड़ी हैरानी की बात है कि मलिका के हमले का तुम पर पूरी तरह असर नहीं हुआ। लगता है तुम किस्मत वाले हो। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी विद्युत को देखते हुए अपनी लंबी दाढ़ी को सहला रहे थे कि तभी विद्युत के हाथ में लिपटा नागेश अचानक चमकते हुए बड़ा हुआ और बोला, तो क्या हुआ अगर उस लड़की के पास खास मैडोना की सफेद आंखें हैं, लेकिन वो इन आंखों से विद्युत को कभी मिट्टी का बुत नहीं बना पाएगी जब तक मैं उसके साथ हूं। असल में नागेश के अंदर दिव्य नागों का शुद्ध खून था और वो अपने कबीले का एक इकलौता दिव्य नाग था। हालांकि उसकी शक्तियां अभी इतनी नहीं बढ़ी थी और वो केवल अजय स्तर पर था, लेकिन उसके दिव्य खून के कारण उस पर मलिका की खास आंखों का असर नहीं हो सकता था। जैसे ही वैद्य नजूमी ने नागेश की बात सुनी तो वो हैरानी भरी नजरों से नागेश को देखने लगे, जिसके शरीर का हरा रंग अब काले रंग में बदल रहा था, जिसे देख वैद्य नजूमी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, नागेश ने सही कहा विद्युत, बहुत जल्द नागेश की शक्तियां बढ़ने वाली है और ये एक मूल स्तर के दिव्य नाग में बदल जाएगा। तुम सच में किस्मत वाले हो कि तुम्हें एक अनोखा साथी मिला है। अगर नागेश को सही ट्रेनिंग और खास जड़ी बूटियों से बना खूनी नागा तरल दिया जाए तो नागेश को मूल स्तर हासिल करने पर बहुत फायदा होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा फायदा होगा। विद्युत और नागेश ने जैसे ही खूनी नागा तरल का नाम सुना तो अपनी हैरान नजरों से वैद्य नजूमी की ओर देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि विद्युत कुछ कहता, नागेश ने हड़बड़ाते हुए अपनी लालची नजरों के साथ कहा, नजूमी जी, क्या आपके पास वो खूनी तरल है? असल में जब से नागेश की मां नागरानी का दिया हुआ पूर्वजों का खून खत्म हो गया था, तब से उसकी शक्तियों की बढ़ने की रफ्तार भी कम हो गई थी। ऐसे में नागेश ने जब वैद्य नजूमी के मुंह से खूनी नागा तरल का जिक्र सुना तो उसकी आंखों में चमक नजर आने लगी, क्योंकि खूनी नागा तरल एक तरह का आर्टिफिशियल खून था जिसे जड़ी बूटियों की मदद से बनाया जाता था। उसके अंदर मौजूद खास जड़ी बूटियों की शक्तियों को सोखने की क्षमता से कोई भी जादुई जानवर अपनी शक्तियों की रफ्तार को बढ़ा सकता था। वहीं दूसरी ओर जब विद्युत ने नागेश की लालची नजरों को देखा तो मुस्कुराते हुए वैद्य नजूमी से कहा, नजूमी जी, क्या आप मुझे सौदे के मुताबिक देने वाली मूल शक्ति गोली के बदले खूनी नागा तरल बनाकर दे सकते हैं? ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर एक भीगी सी मुस्कुराहट थी। असल में वो जानता था कि उसका रिश्ता वैद्य नजूमी से इतना अच्छा भी नहीं है कि वो उनसे कुछ भी मदद में मांग ले। इसलिए सौदे के मुताबिक मिलने वाली मूल शक्ति गोली गोलियों में ऊंचे दर्जे की मानी जाती थी, जो इंसानों और जादुई जानवर दोनों की शक्तियां बढ़ा सकती थी। वहीं दूसरी ओर खूनी नागा तरल की शक्तियों को
जादुई जानवर ही पूरी तरह सोख सकते हैं, क्योंकि इंसानों के मुकाबले जादुई शक्तियों वाले जानवरों के पास खास काबिलियत होती है, जिसकी मदद से वो इंसानों से ज्यादा तेज रफ्तार में शक्तियों को सोख पाते हैं। जब नागेश को अपनी जल्दबाजी में हुई गलती का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर शर्म नजर आने लगी और वो अपने आकार को छोटा कर छोटे से सांप में बदल गया और विद्युत की कलाई में जाकर लिपट गया। वैद्य नजूमी ने हैरान नजरों से विद्युत की ओर देखते हुए कहा, देखो विद्युत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास नागा खूनी तरल बनाने की जानकारी तो है, लेकिन उसे तैयार करने के लिए लगने वाली जड़ी बूटियां नहीं है। इसलिए अगर तुम मुझे हमारे सौदे के मुताबिक उन जड़ी बूटियों को हासिल करके दे देते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें खूनी नागा तरल बनाकर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी ने अपने हाथ की कलाई को झटका और उनकी अंगूठी से एक खून जैसा लाल कागज चमकती रोशनी के साथ बाहर आ गया। जब विद्युत ने उस लाल कागज को देखा जिसके ऊपर एक चमकते नाग का निशान था, तो उसने कहा, वैद्य नजूमी जी, ये क्या है? ये सुनते ही वैद्य नजूमी ने बिना कुछ कहे वो कागज विद्युत को देते हुए कहा, इसमें खूनी नागा तरल बनाने की सभी जरूरी जड़ी बूटियों की विधि है, और जब तुम उनको इकट्ठा कर लो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए मूल शक्ति गोली के बदले नागा खूनी तरल बना दूंगा। फिर नजूमी अपने तंबू की ओर जाते हुए विद्युत से बोले, विद्युत, तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। ऐसा कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि आकाशीय दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति के फूटते ही कोहरे की घाटी में ऐसा आतंक और मुकाबला होगा जो लोगों के दिल दहला देगा, क्योंकि गंगा जल मूल तत्व शक्ति एक खास जल मूल तत्व शक्ति थी, इसलिए उस खास शक्ति के लिए मुकाबला होना तो जायज था। इसी ख्याल के चलते उसने एक नजर मुड़कर झरनों के पानी से बने उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखा जहां हजारों नजरों के बीच भी खामोशी थी, जैसे वहां कोई सालों से आया ना हो। विद्युत उस प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर चारों ओर बैठे ताकतवर लोगों को देख रहा था, जो उस प्लेटफॉर्म के चारों ओर अपनी नजरें टिकाए हुए थे, ताकि वो उस घाटी में मौजूद हर ताकतवर इंसान की शक्ति पर नजर रख सकें। विद्युत ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इन ताकतवर नागिनी बुजुर्गों के रहते मैं इस दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल भी कर पाऊंगा। ऐसे में अगर मैंने कोशिश भी की तो मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाज और वैद्य नजूमी के अलावा कोई मेरी मदद भी करेगा। दो शक्ति स्तर के योद्धा भले ही ताकतवर हों, पर वो इतने ताकतवर भी नहीं है कि 9 ताकतवर नागिनी बुजुर्गों से एक साथ मुकाबला कर सकें। ऐसे में उसका जिंदा बचकर निकलना भी मुश्किल हो जाता। इन्हीं ख्यालों में खोया विद्युत एक ठंडी आह भरते हुए अपने तंबू की ओर जाने लगा। अभी वो उस शांत माहौल में अपने तंबू की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक धुंधली परछाई महसूस हुई, जिसे देख विद्युत ने हैरानी से मन ही मन में कहा, ये धुंधली शक्ति आखिर है किसकी? कौन हो सकता है ये जासूस? मुझे पता करना होगा। विद्युत तेज रफ्तार के साथ उस परछाई की ओर जाने लगा जो हर तंबू में झांक रही थी। जैसे ही विद्युत उस तंबू के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था, जिसे देख विद्युत ने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो उस परछाई को अपनी आंखों से देखा था, तो वो इतनी जल्दी कहां चली गई? कौन हो सकता है वो इंसान? विद्युत अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ, जिस कारण विद्युत हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। जैसे ही विद्युत ने अपने पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा तो हैरान होकर बोला, ईरा? अचानक ईरा को अपने सामने देख विद्युत हैरानी के साथ बोला, ईरा तुम यहां कैसे? तुम तो अपने दल के बुजुर्गों के साथ चली गई थी ना?
फिर अचानक यहाँ? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस जगह पर हूं? असल में अचानक इरा को देख विद्युत हैरान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इरा के यहां आने की वजह क्या हो सकती थी। इतने सारे सवाल सुनकर इरा ने बिना कुछ बोले विद्युत के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, विद्युत, ये सही जगह नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। पहले हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां हम बात कर सके। ऐसा कहते हुए इरा उसका हाथ पकड़कर वैद्य नजूमी के ठिकाने से दूर जाने लगी। वहीं इरा के इस बर्ताव से विद्युत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर इरा की बात पर हामी में सिर हिलाया और उसके साथ अपनी शक्तियों के पंख निकालकर उस जगह से दूर जाने लगा। हालांकि उसके मन में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने उन सभी सवालों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इरा उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर विद्युत ने खुश होते हुए इरा से पूछा, अब बताओ इरा, तुम्हारे इस तरह छुपकर आने की वजह क्या है और तुम मुझे सबसे दूर क्यों लाई हो? विद्युत का हाथ पकड़ते हुए इरा बोली, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं यहां क्यों आई हूं? असल में मैं यहां तुमसे एक मदद लेने के लिए आई हूं। मुझे नागेश के पास मौजूद नागरानी का शक्ति स्टोन चाहिए। इरा को इस तरह नजदीक आते देख विद्युत को थोड़ा अजीब लगने लगा और वो बोला, नागरानी का शक्ति स्टोन? लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि वो नागेश का है और मैं उसे नहीं ले सकता। और रही बात नागरानी के शक्ति स्टोन की, तो तुम्हें उसकी क्या जरूरत? जहां तक मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ति के मुताबिक वो स्टोन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। यह सुन इरा ने नाराजगी से कहा, देखो विद्युत, अगर तुम मुझे वो स्टोन नहीं दोगे तो मैं उस नागेश से खुद हासिल कर लूंगी। ऐसा कहते हुए इरा ने अपने शरीर से शक्तियां निकालनी शुरू कर दी और जोर जोर से हंसने लगी। वहीं इरा के शरीर से निकलती शक्तियों को महसूस कर विद्युत समझ गया कि उसके सामने खड़ी इरा असल में इरा थी ही नहीं। तो इरा के जैसी नजर आ रही ये लड़की आखिर कौन है? क्या ये इरा जैसी नजर आ रही लड़की